प्रिय शिक्षार्थियों, हिंदी काव्य की विकास यात्रा का यह दूसरा भाग है और इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल की प्रवृत्तियों के बारे में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आधुनिक काल की समयावधि क्या है और फिर उसकी मुख्य मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। जी राय साहब, जैसा कि हम पिछले एक कार्यक्रम में ये देख चुके हैं कि रीतिकाल की समय सीमा 1850 ईस्वी के आसपास समाप्त हो जाती है और उसी के बाद आधुनिक काल शुरू होता है। ये सन 1850 के आसपास आधुनिक काल के उदय का कारण ये माना जाता है कि भारत की जनता राजनीतिक रूप से बड़ी ज्ञान से पूर्ण हो चुकी है, उसमें राजनीतिक चेतना आ चुकी है। और हम सब जानते हैं कि हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ था। तो हम में एक नई चेतना आ रही है और उस चेतना के भीतर ये माना जा रहा है कि अब अगर हमारे कष्टों को दूर करना है तो कोई ब्रह्म या ईश्वर नहीं करेगा, बल्कि हम ही संगठित होकर, इकट्ठे होकर उन कष्टों को दूर कर पाएंगे। तो एक नई तरह की चेतना भारतीय जनता के भीतर आ रही है और वो आंदोलन कर रही है मुक्ति के। तो ये वो प्रस्थान बिंदु है जहाँ से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। इस आधुनिक काल के भीतर अनेक चरण माने जाते हैं। ये नवजागरण का काल भी है, पुनर्जागरण का काल भी है। इस आधुनिक काल का पहला चरण माना जाता है भारतेंदु युग। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के भीतर के कालों को पुकारने वाले जो नाम हैं वो कभी कभी व्यक्ति केंद्रित भी होते हैं। और इस काल को जो शुरू होता है 1850 ईस्वी के आसपास और चलता है 1900 ईस्वी तक, इसको भारतेंदु युग कहने का कारण ये है कि इसमें भारतेंदु एक साहित्यिक नेता के रूप में काम कर रहे हैं। और आज के हमारे शिक्षार्थियों को ये बड़ा आश्चर्य भी होगा कि उस समय का जो साहित्यकार होता था वो केवल साहित्यकार ही नहीं होता था, वो समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें हिस्सा भी लेता था। भारतेंदु का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो साहित्यिक नेता तो थे ही, इसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते थे, जगह जगह जाकर नाटक खेलते थे, नाटक को एकदम नया बनाया उन्होंने। साहित्य के भीतर एक नई चीज़ उन्होंने ये पैदा की कि वो लोक से जुड़े, जनता से जुड़े, जो हमारे अंधविश्वास हैं, जो हमारी रूढ़ियां हैं, उन पर उन्होंने चोट की। इसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध भी किया साहित्य के माध्यम से। उन्होंने ये भी पहचाना कि हम भी मनुष्य हैं और अंग्रेज़ भी मनुष्य हैं, लेकिन हम गुलाम हैं और वो भूप हैं, वो राजा हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने ये पहचाना कि हमारा जो धन है वो विदेश जा रहा है। उन्होंने ये पहचाना कि हमारी भाषा को नष्ट किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। तो इसी से ये पता लगता है कि भारतेंदु का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और उनकी कविता के भीतर आपको दोनों चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी। वहाँ देशभक्ति भी दिखलाई पड़ेगी और राजभक्ति भी कभी कभी दिखलाई पड़ जाती है। उसका कारण ये था कि अंग्रेजी साम्राज्य का आतंक इतना था कि कभी कभी दिखाने के लिए राजभक्ति भी की जाती थी। इसके साथ साथ उनके यहाँ एक आदर्श भी है अच्छे समाज का। लेकिन उस समय की कविता की परेशानी ये थी कि उसमें लिखी जा रही थी वो ब्रज भाषा में ही। तो इसलिए भारतेंदु के समय में कविता से ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्य है जो कि खड़ी बोली में लिखा जा रहा है, क्योंकि उसमें राजनीतिक चेतना कविता के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसके साथ साथ भारतेंदु के मंडल के कुछ लोग भी थे, जिसमें बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमघन थे। ये सब मिलकर साहित्य को एक दिशा दे रहे थे।
इसी दिशा पर 1900 में जब ये काल खत्म होता है तो साहित्य के मंच पर आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वो एक पत्रिका निकालते थे सरस्वती, उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। ये जो काल है द्विवेदी युग, ये चलता है 1900 से लेकर 1900-1800 ईस्वी तक। इस काल को द्विवेदी युग कहने का कारण ये है कि द्विवेदी जी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने कविता और गद्य की भाषा को एक कर दिया, यानी कि अब खड़ी बोली में बाकायदा कविता लिखी जाने लगी और भाषा का परिष्कार भी और भाषा का परिष्कार किया। जो व्याकरणिक गलतियां होती थी उसको वो सुधारते थे। उनको ये लगता था कि इस समय हमें देशभक्ति की जरूरत है, तो उसको उसके लिए प्रेरित करते थे कवियों को, और जनजीवन से कविता को जोड़ने के लिए जरूरी। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। उन्होंने ये भी देखा कि बंगला में, मराठी में नई कविता लिखी जा रही है, तो लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि हिंदी में भी इस तरह की नई कविता लिखी जाए। उन्होंने अर्थशास्त्र पर एक किताब लिखी, संपत्ति शास्त्र, पहली किताब मानी जाती है। कहा जाता है कि प्रेमचंद ने उस किताब को पढ़ा होगा और भारतीय जीवन को जाना होगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का साथ दिया इसमें मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध ने, और इस समय में खड़ी बोली की श्रेष्ठ कविता लिखी जानी शुरू हुई। और आप ये देखेंगे कि यहाँ देशभक्ति भी है, आदर्श भी है, इतिवृत्तात्मकता भी है, नए नए छंदों का प्रयोग भी है, प्रबंध काव्य भी है, मुक्तक काव्य भी है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये कहा जाता है उन्होंने हर विषय पर कविता लिखी और अनेक छंदों का प्रयोग किया, प्रबंध में भी लिखा और मुक्तक में भी लिखा। ये जो पूरा ढांचा है धीरे धीरे नवजागरण का, ये आगे बढ़ता हुआ पहुंचता है छायावाद में। लेकिन छायावाद में एक भाषा के स्तर पर नई चीज ये हुई कि अब भाषा तत्सम की तरफ बढ़ रही है, यानी संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग बढ़ रहा है। लेकिन छायावाद का एक बहुत बड़ा योगदान ये है हिंदी कविता में कि उसे इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, कि भारतेंदु युग तक जो कविता सीधी सरल शब्दावली में लिखी जा रही है उसको बहुत अधिक कलात्मक बनाने की चेष्टा छायावाद ने की। और इसके लिए उसने क्या किया, एक तो व्यक्तिनिष्ठता बहुत बड़ी छायावादी कविता में, दूसरा काल्पनिकता का बहुत प्रयोग किया गया, तीसरा उसमें विभाव से यानी बाहरी संसार से ज्यादा मन के भावों पर बहुत कविता लिखी। कामायनी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके आप अगर शीर्षक देखेंगे, उसके सर्ग देखेंगे तो उसमें चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, विश्वास, इस तरह के। तो ये कविता बहुत सूक्ष्म हो रही है, इसीलिए इसको प्रतीक शैली वाली कविता कहा जाता है। प्रेम का, सौंदर्य का, प्रेम और सौंदर्य की कविता, प्रकृति पर बहुत अच्छी कविताएं छायावाद के भीतर लिखी गई। इसके बाद वापस जब भारत में जन आंदोलन आगे बढ़ने लगे, स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ने लगा, यहाँ मजदूर और किसान काम करने लगे, तो एक नई प्रवृत्ति फिर उभरी, वो है प्रगतिवाद की। और ये प्रगतिवाद, इसने अपना दर्शन बनाया मार्क्सवाद को। प्रगतिवाद के बारे में कहा जाता है कि वो मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है। इसका कारण ये था कि ये कविता किसान मजदूर की, वर्ग संघर्ष की बात बहुत करती है, और इसके जो प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं वो नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन हैं, मुक्तिबोध भी इसमें शामिल हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं। ये सन 36 में शुरू होती है ये कविता, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये समाज में जो संघर्ष है उसको रूप देती है, उसको वाणी देती है। ये जो पिछड़ा हुआ है, दलित है, शोषित है, उसमें उसके पक्ष में खड़ी हुई है ये कविता। इसके बाद इसी चीज़ को अगर और आगे देखें तो प्रगतिवाद का विरोध भी चला। अग्गे ने एक आंदोलन चलाया प्रयोगवाद का, और प्रयोगवाद में नई नई तरह से कविता की अभिव्यक्ति करना, वर्ग संघर्ष का विरोध करना, कविता में विचारधारा का विरोध करना, व्यक्ति की जो अपनी मनस्थितियां हैं उसको वाणी देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना, ये प्रयोगवाद में बहुत आया, जो धीरे धीरे जाकर नई कविता से जुड़ जाता है। बड़ा मुश्किल है नई कविता और प्रयोगवाद में अंतर करना, क्योंकि नई कविता जो है वो प्रयोगवाद की ही प्रवृत्तियों को लेकर
बौद्धिकता है, व्यक्तिवाद है, मोहभंग है, कुंठा है, निराशा है, इन सारी चीज़ों को लेकर नई कविता आगे बढ़ती है। इसी नई कविता के भीतर बहुत कई तरह की धाराएं हैं। प्रगतिवाद भी इस समय में लिखा जा रहा है, नई कविता भी लिखी जा रही है। इसके बाद इस नई कविता का विरोध करने वाले 1960 के बाद के कवि भी आते हैं, जिसको अकविता के कवि कहा जाता है, जो नई कविता में विश्वास नहीं करते, जिनके यहाँ मोहभंग बहुत ज़्यादा गहरा हो गया, प्रयोग भी बहुत ज़्यादा गहरे हो गए, जिनका प्रतिनिधित्व किया जगदीश चतुर्वेदी ने। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक समकालीन कविता है। उस समकालीन कविता में नई कविता के ही कुछ कवि सक्रिय थे, साठोत्तरी कविता के ही कुछ सक्रिय, जैसे सर्वेश्वर हैं, रघुवीर सहाय हैं, फिर कुछ नए कवि भी जुड़ते हैं, चंद्रकांत देवताले हैं। इसके बाद एक एक दशक की कविता शुरू हो गई। फिर उसके बाद हाँ नए नए आंदोलन आ रहे हैं, उनकी समयावधि बहुत कम है। मोटे रूप में आंदोलन तो दो ही बड़े हैं, एक प्रगतिवाद, एक नई कविता, जो देर तक चलते हैं। उसके बाद 5 साल 6 साल नए नए आंदोलन आते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बड़ी चीज जो है वो है समकालीन कविता, जिसके भीतर अनेक पीढ़ियों के कवि शामिल थे, जिसमें राजेश जोशी भी हैं, अरुण कमल भी हैं। उसके बाद जो नए नए कवि आए उसमें एकांत श्रीवास्तव भी हैं, नीलेश रघुवंशी भी हैं महिलाओं में। तो आज का जो रचना कर्म है उसके मुख्य बिंदु क्या शिक्षार्थियों को? देखिए, आज के रचना कर्म के मुख्य बिंदु, आज विमर्शों की कविता बहुत लिखी जा रही है। जैसे दलित चेतना की कविता भी लिखी जा रही है, स्त्री चेतना की कविता भी लिखी जा रही है। इसके साथ साथ भूमंडलीकरण की अभिव्यक्ति बहुत कविताओं में हो रही है। समसामयिक समसामयिक बहुत अभिव्यक्त हो रही हैं। जैसे जो हमारा विकास है उसकी विसंगतियां क्या हैं, बाजारवाद जो है उस पर बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं। तो इस समय जो समस्याएं आम आदमी झेल रहा है, उन समस्याओं को अभिव्यक्त करने वाली कविता आप देखेंगे कि बहुत व्यापक रूप से लिखी जा रही है और अनेक पीढ़ियां उसमें सक्रिय हैं। नए से नया कवि और पुराने से पुराना कवि उसमें शामिल है। तो ये अनेक धाराएं हैं समकालीन कविता की, जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं और अपने समय की समस्याओं की अभिव्यंजना अपनी कविता के माध्यम से कर रही हैं। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हमने हिंदी कविता की विकास यात्रा की पूरी परिक्रमा की और किस तरह से उसका विकास हुआ, इसका एक पूरा परिप्रेक्ष्य पृष्ठभूमि आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े सरल शब्दों में आप लोगों के समक्ष इतिहास को प्रस्तुत किया है। आप अपने अध्ययन सामग्री को पढ़ें और जो यह चर्चा हुई है उसका भी आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह
NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता